दीपक जी, मैं जब बाहर निकला तो बहुत सारे लोगों ने मुझे आपके चैनल के बारे में बताया। और मुझे भी एक बहुत ही एक खुशी हासिल हुई कि एक सच कहने वाला, हिम्मत रखने वाला, सच के सामने ना झुकने वाला एक चैनल है। और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि और मुझे ये भी खुशी हुई कि दीपक जैसे लोग भी हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। माता की सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। ये तस्वीरें आपने देखी, ये जश्न का माहौल आपने देखा। ये माहौल जश्न का कौन मना रहा है? क्या ये हिंदू हैं या मुसलमान? सब एक साथ मिलकर बना रहे हैं। और इनके बीच में फूट डलवाने वाले जो लोग हैं, ये राजनीतिक लोग, ये ब्यूरोक्रेसी, ये ऑफिसर जो जानबूझकर अपने स्वार्थ के लिए, पैसों के लिए लोगों को लड़वाते हैं, केस डलवाते हैं, फिर दूसरे को बोलते हैं ये देखो ये आदमी ऐसा था, तुम्हारे बारे में ये बोल रहा, फिर लड़ाइयां शुरू करवाते हैं। और ये लंबे समय से होता आ रहा था, लेकिन अब ये मिसाल एक पैदा हुई है। जिनकी वजह से ये मिसाल पैदा हुई है, उनसे हम फोन लाइन पर हमने बात की है, वो आपको सुनवाने जा रहे हैं। किन किन दर्द तकलीफ से वो गुजरे हैं, क्या अनुभव उन्होंने किया है, क्या वो पुलिस डिपार्टमेंट और ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहते हैं, और जब उन्हें डिटेन किया गया उसके बाद क्या उनके साथ हुआ, वो सब उनसे बात की है, वो आप सुने। अच्छा, मुझे प्रेम सिंह जी ये बताओ कि कैसा रहा पुलिस के खिलाफ आरोप लगाना, उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवाना, कैसा अनुभव रहा आपका? देखो जी, मैंने जिंदगी में एक ही चीज देखी कि भारत के संविधान से बढ़कर कोई शायद दुनिया के किसी देश का ऐसा संविधान नहीं होगा जी। तो मुझे संविधान ने न्याय दिया। और उसके बाद मीडिया जो है, ये हमारी जमहूरियत का और हमारे एक देश की एक बहुत बड़ा इंसाफ को उजागर करने वाला एक है। जी। तो अच्छा ही रहा, मीडिया वालों ने सच का साथ दिया और अदालत ने इंसाफ दिया। तो बाकी मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ। मुझे इस वक्त 3 दिन हो गए, मैं सोया नहीं, क्योंकि मैं परसों रात को पहुंचा था, फिर कल लोग रहे। इस वक्त बहुत सारे लोग हैं, आते हैं जाते हैं। तो लगभग मैंने तो यही समझा कि अगर संविधान ना हो तो हम लोग जी नहीं सकते। नहीं, मेरा सवाल ये है, ये तो आपने अच्छी बातें बोली। मेरा सवाल ये है कि जब आपने पुलिस के खिलाफ आवाज उठाई कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, पैसा खा रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उसके बाद इन लोगों ने आपके साथ जो व्यवहार किया, वो कैसा अनुभव है? वो अनुभव जी ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया। हाँ। हाँ, और उस अन्याय में लड़ने के लिए इकोनॉमिकली में बहुत कमजोर हो, वो अलग बात है, लेकिन मुझे बहुत मजा आया इनके साथ। कि एक इंसाफ के लिए लड़ने के लिए मुझे तो बहुत एक खुशी हासिल हुई। जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप जब अंदर हुए, आपको शायद इसका पता नहीं होगा, मीडिया भी इस खबर को करने से कतरा रही थी। एकमात्र हमारा ही चैनल था जो आपकी सपोर्ट में खड़ा हुआ, स्टेट समाचार। दीपक जी, मैं जब बाहर निकला तो बहुत सारे लोगों ने मुझे आपके चैनल के बारे में बताया। और मुझे भी एक बहुत ही एक खुशी हासिल हुई कि एक सच कहने वाला, हिम्मत रखने वाला, सच के सामने ना झुकने वाला एक चैनल है। और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि और मुझे ये भी खुशी हुई कि दीपक जैसे लोग भी हैं। तो जब इंसान मुसीबत में पड़ता है तब अपन का पता चलता है। तो कितने कौन आपको अपना लगा, कौन पराया? देखो जी, अपना वही है जो मेरे मुसीबत में मेरे काम आया जी। और पराया वही है जिसने मुझे मुसीबत में मेरे से दूर भागा। पराये कौन कौन लगे हैं अभी आपको? अभी जनाब, पराये तो मुझे अगर सही आप पूछें तो पराये मुझे जो करप्ट लोग थे वही लगे, जो मुझसे दूर भाग गए और जो करप्शन के खिलाफ बोलना नहीं चाहते थे, मेरे अपने ही थे। अच्छा। लेकिन और दूसरा नंबर वो थोड़े पुलिस डिपार्टमेंट से डर गए
और उन्होंने उस डर के मारे मेरा साथ छोड़ दिया, तो चलो उन पर भी मुझे कोई गिला नहीं है। अच्छा, मुझे ये भी जानना है आपसे कि जब आप जब कोर्ट से इन्होंने आपको अरेस्ट किया था, डिटेन किया था, उस समय वहाँ की हुआ क्या था, वो थोड़ा सा बताएं। देखो जी, हकीकत ये है कि वहाँ वो 2 सब इंस्पेक्टर आए हुए थे। वो उस दिन हमारी तारीख थी। एक का नाम है राजेश सुरयाल और दूसरे का नाम है शर्मा है, नाम इस वक्त मैं थोड़ा भूल गया, शर्मा है जी। तो जैसे ही मैं बाहर निकला तो उन्होंने, मैं उस वक्त तो सिविल कपड़ों में थे। अच्छा। उन्होंने मैंने उठाते ही गाड़ी में ऐसे डाला, मतलब जब मुझे गाड़ी में डाला तो मैं लगभग एक हिसाब का मतलब मैं बेहोश हो गया, जो जोर से उठाकर सीधा ही गाड़ी में डाल दिया। तो मैंने बड़ी मुश्किल के साथ एक आवाज निकाली, लोगों को कहा जी कि मुझे पुलिस ने उठा लिया है और आप मेरे घर तक ये आवाज पहुंचा देना कि मुझे पुलिस ने उठा लिया। तो रास्ते में भी उन्होंने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया। मेरे जो कागज थे फाइल में वो उन्होंने छीन लिए। उसमें पुलिस के खिलाफ जितने भी डॉक्यूमेंट थे वो सब उस फाइल में थे और कुछ फोटो थे। जब उन्होंने मेरे घर को आग लगाई थी तो उस वक्त के कुछ फोटो थे। तो वो तमाम फाइल में बहुत कागज थे, तकरीबन 100 से ज्यादा कागज थे। वो फाइल जो है उन्होंने मुझसे छीन ली। वीडियो था वो बेचारा अपना, हाँ, एक मोबाइल था वो छीन लिया। तो जनाब मेरे साथ इन्होंने काफी अन्याय किया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने वो सबूत नष्ट करने की कोशिश की जिसके बिहाफ पर ये लोग अंदर जा सकते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो। और बाकी जनाब जब मुझे कटरा में चले गया तो वहाँ एक मीडिया वाला था, मैंने उसको जोर जोर देकर चिल्लाकर कहा था कि इन्होंने मुझसे फाइल छीन रहे हैं और मेरी मुझसे फाइल छीनेंगे। जब वो थोड़ा आगे चले गए तो उन्होंने मुझसे वो फाइल छीन ली थी वहाँ से। तो ये रास्ते में भी आपको मार रहे थे? रास्ते में जनाब मुझे बहुत उन्होंने धमकी दी, खासकर कर राजेश सुरयाल ने। उन्होंने मुझे बहुत तंग किया, धिक्के मुक्के। तो अब क्या बताऊं जी, मैं देखो जी इस वक्त मैं थोड़ा दिमागी मतलब 2-3 दिन हो गए मैं सोया नहीं हूँ। तो अभी मैं ये चाहता हूँ कि मैं डीसी साहब के पास जाऊँगा, एसपी साहब के पास जाऊँगा। मेरा फर्ज बनता है एक बार इनके पास जाना, वो डॉक्यूमेंट वापस मांगने और भी अन्याय मांगना। तो देंगे तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो फिर भी देखेंगे। जेल में जब आप थे तो उस दौरान इस तरह की भी बातें, क्योंकि आपकी धर्मपत्नी जी हमारे पास आई थी, हमने एक खबर चलाई थी कि जेल में आपको ऐसा खतरा महसूस हो रहा है कि ये लोग आपको मार देंगे और आपके साथ कुछ ज्यादतियां कर रहे हैं। वो बताएं कर क्या रहे थे जेल में ये लोग? देखो जेल में मेरी पिटाई हुई, हाँ, और पिटाई इस बात पर हुई कि आप पुलिस के खिलाफ केस रजिस्टर करते हो। अच्छा। और जो पिटाई हुई है वो 17 तारीख को हुई है और सीसीटीवी कैमरे के वो अगर फुटेज निकाली जाएगी उसमें तमाम सबूत है। मुझे बेरहमी से मारा गया और मैं जब नीचे गिरा तो एक यहाँ का एक वो रियासी में ही रहता है, ग्राम मोड़ में, नाम इस वक्त मैं भूल गया, उसकी ड्यूटी थी। तो उसने मुझे वो मेरे सिर के ऊपर बूट रख दिए। तो वहाँ बहुत सारे लोग हैं, मैं बुरा पेश कर सकता हूँ। फिर उन लोगों ने उनको कहा यार ये बंदा मर जाएगा, तो फिर उन्होंने वहां से मुझे बचाया। तो उसके बाद अंडर रूल ये सेल में 10 दिन एक कैदी को रखते हैं, 10 दिन के बाद ये बारकों में भेज देते हैं। तो मुझे 2 महीने कुछ दिन सेल में बंद रखा। मेरा कोई भी पक्का नहीं चलता था गर्मियों में और मेरे साथ इन्होंने बड़ा अन्याय किया। 2 महीने कुछ दिनों के बाद मुझे सेल से उतारा। तो वहां भी इन्होंने मारने की बड़ी कोशिश की। एसएसपी साहब खुद आकर मुझे डराते थे, एसएसपी साहब बजाते खुद, और मैं गवाह दे सकता हूँ। और इनके खिलाफ कौन से एसएसपी जो वीरेंद्र जी जो है जेल के, हाँ जी। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने बड़ी दफा मुझे वहाँ डराया धमकाया, तो मेरे साथ अन्याय किया। तो वहाँ मेरे साथ बहुत मतलब बुरा सलूक किया और उसके बाद मुझे करनाल जेल भेजा गया, जो डिस्ट्रिक्ट अपने वहाँ डिस्ट्रिक्ट करनाल में जो सूबा हरियाणा में पड़ता है, वहाँ मुझे शिफ्ट किया गया। वहाँ पे भी इसी तरह की जाति करते थे? देखो जी दीपक जी, इस वक्त मेरा जो दिमाग काम नहीं करता, लेकिन हरियाणा की पुलिस को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उनके पास इंसाफ है। और मुझे वहाँ सुकून मिला, मुझे शांति मिली वहाँ। मतलब उन्होंने मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से खाने के टाइम खाना, और हमारे साथ वहाँ कोई भी जाति नहीं। अच्छा।
हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद वापस से, क्योंकि एक और खबर हमने 2-4 दिन पहले की थी, जब ये आपको हरियाणा लेने गए थे आपके परिवार वाले, और वो दे नहीं रहे थे और वो कह रहे थे हम जम्मू पुलिस को दे रहे हैं, और फिर सुनने में ये भी आया कि ये आप पर कोई दूसरा मामला बनाने लगे हैं, कोई रिमांड पर ले रहे हैं। कभी बात आई कि पीएसए लगा रहे, हुआ क्या था वहाँ पे? वहाँ पे ये हुआ कि एक दिन वहाँ वो आया बेचारा वहाँ का एक पुलिस वाला, उसने मुझे कहा जी कि आप हमें फैक्स आया है कि आपको छोड़ना और आपका परिवार आया है, तो हम एसपी साहब रियासी को पूछेंगे, तो 1-2 घंटे के बाद हम आपको छोड़ देंगे और अपना सामान जो उसको इकट्ठा करो। तो मैंने तैयारी की, तो तकरीबन 2-3 घंटे के बाद आया पुलिस वाला, तो उसने मुझे कहा जी कि हम आपको नहीं छोड़ सकते हैं, आपको 376 के केस में उन्होंने अरेस्ट करना है और आपके लिए गार्ड आएगी, तो जब भी गार्ड आएगी फिर हम आपको गार्ड के हवाले कर देंगे। तो फिर यहाँ से गार्ड आई हुई थी, तो फिर उन्होंने मुझे गार्ड के हवाले किया, तो फिर मैं रियासी पहुंचा। और रियासी में फिर ये आपको रिमांड पर ले रहे थे? देखो जी, रियासी में जब जज साहब के पास हम गए तो वहाँ मुझे इंसाफ मिला। जज साहब ने उनको सीधा कहा जी कि इसको आप छोड़ दो और परिवार के हवाले कर दो। हाँ, तो जज साहब ने जब फाइल देखी तो मैंने जज साहब को कहा जी कि कानून के तहत मेरे खिलाफ 376 कुछ सबूत नहीं है और ना ही लड़की ने मेरे खिलाफ बयान दिया है। तो जज साहब ने कहा, जब वो फाइल देखी तो जज साहब ने उनको सीधा कहा जी कि आप छोड़ दो, तो वहाँ से मुझे छोड़ा गया। अब कैसा महसूस हो रहा है घर आके? देखो जी, महसूस अच्छा हो रहा है। कुछ ऐसी बात है जो इस वक्त मैं नहीं बताना चाहता हूँ। और दीपक जी, जब मैं मतलब 2-4 दिन के बाद, क्योंकि लोगों का आना जाना बहुत है, इतना जबरदस्त आना जाना है, लोग गले मिलते हैं, रोते हैं, तो बस जाते हैं आते हैं, तो इसी धंधे में मैं पड़ा हूँ। तो 2-4 दिन के बाद मैं आपके पास आऊँगा। आने के बाद तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं आपके चैनल के थ्रू एक ऐसा संदेश देना चाहता हूँ जिसका असर पूरे भारत में अच्छा होगा और एक नई शुरुआत होगी जी। तो और मैं भी भरोसा और आशा करता हूँ कि आप मुझे जरूर मौका देंगे और इंटरव्यू करने का मौका देंगे। एक और बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि पीएसए जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, हाँ जी, हाँ जी, पुलिस वालों ने क्या इसकी परिभाषा बदल दी है और इसे पुलिस सेफ्टी एक्ट बना लिया है? हाँ जनाब, उन्होंने ये रिश्वत पुलिस सेफ्टी एक्ट बना दिया और इस वक्त मैं दिमागी तवाज़ुन खो चुका हूँ कि सबसे बड़ा मुझे दुख ये दे रहा है कि मुझे एक बेटी का रेपिस्ट वहाँ का आ गया कि इसने अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया है। ये बात हरियाणा में भी वहाँ चल रही थी और लोग मुझे नफरत की नजर से देखते थे और पुलिस ने वहाँ कोट बलवाल जेल के अंदर भी एक प्रचार किया था कि भाई ये जो है ये अपनी बेटी का बलात्कार इसने किया है, उसमें इसको पीएसए लगा। तो मुझे बहुत दुख हुआ। बहुत सारे लोग मुझसे नफरत करते थे, मुझसे दूर रहते थे। कई दफा तो मुझे कुछ लोगों ने गालियां तक भी दी, लेकिन मैं सब चीज मैंने सहन कर ली। और अब मेरी एक ही आशा है कि जब मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊं तो डीसी साहब को और एसएसपी साहब को ये साबित करना पड़ेगा कि 376 में मैं अपने बेटे का बलात्कार या मुलजिम हूँ। अगर ये साबित नहीं कर सके तो मैंने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं कोर्ट में डीसी साहब और एसपी साहब को खड़ा करूंगा और जिन लोगों ने वीडियो वायरल कर मुझे करप्ट कहा है और मेरे खिलाफ वोट जैसे हिंदू मुसलमान को लड़ाता है, रिश्वत खाता है और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो इस पर मैं कह नहीं सकता हूँ, तो मुझे संविधान पर पूरा भरोसा है और इन लोगों के खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। चलिए, शुक्रिया। और एक ऐसी मिसाल पैदा हुई है जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक ऐसी मिसाल, और ये मिसाल हमें लगता है कि नेता जो हैं वो चाहते नहीं है कि कभी हिंदू मुस्लिम एक हो जाएं, और ये लोग जानबूझ के मुसलमानों को भी भड़काते हैं, हिंदुओं को भी भड़काते हैं, लेकिन आपने एक करके दिखाया है आप इनको। देखो जी दीपक जी, ये जितने भी लोग आए हैं ये सिर्फ सुनकर आए हैं, क्योंकि यहाँ एक आवाज चली गई थी कि प्रेम सिंह को दोबारा वाकई मुझे कड़ी ढाल कर लाया इन्होंने। ये भी मैं आपको बात कहूँगा जी। तो ये बात मैं मतलब हर आदमी को पता लग गया था अब इसकी जमानत नहीं होगी, लेकिन जब लोगों को 8 बजे के बाद 1-2 आदमी को पता लग गया कि वो उसको जज साहब ने छोड़ दिया, तो फिर
दूसरे दिन तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, आपने देखे होंगे, कोई इधर से आ रहे थे, कोई उधर से आ रहे थे, और उसमें हिंदू से ज्यादा तो मुसलमानों की तादाद थी, मौलवियों की तादाद थी। तो हाँ, तो इतने अगर हिंदू या मुसलमान ये भाईचारे वाले लोग मेरे साथ हों तो मैं कैसे फिरका प्रस्त हो सकता हूँ, या तलबत साहब के तो यहाँ बिल्कुल कैसे मुझ पर लग सकता है। हाँ जी, हाँ जी। और लास्ट में मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ, जो लड़ाई आपने पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ शुरू की थी, जो एफआईआर एक कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन आई थी कि एफआईआर लॉन्च करो, क्या वो जारी रहेगी या अब आप शांत हो जाएंगे? देखो जी दीपक जी, मैं मरने से पहले दो काम चाहता हूँ कि उस इंसाफ के लिए मैं अभी हाई कोर्ट में नहीं गया हूँ। मैंने अपनी जमीन थोड़ी सी बेचनी है, बेचकर तो कुछ लोगों ने पैसे की मदद की, उन लोगों को मैं किसी का भी कर्जा नहीं लूंगा, ना मदद लूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा। और दीपक जी एक नई बात मैं आपको कह रहा हूँ जी, वो इस वक्त नहीं कहूंगा, मैंने एक लड़ाई लड़नी है जिस लड़ाई में अगर मेरी जान भी चले गई तो वो मैं इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ूंगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह मतलब जिस तरह एक इनकलाब आता है उस लड़ाई के लिए कि इनकलाब आएगा, मैंने एक और लड़ाई लड़नी है जुल्म के खिलाफ और नौकरशाही के खिलाफ, अफसरशाही के खिलाफ। तो अभी मैं चाहता हूं कि कुछ दिन में थोड़ा इन लोगों से मिलूं जुलूं, उनके घर में जाऊं, शुक्रिया अदा करूं, तो उसके बाद मैं इस लड़ाई को शुरू करूं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बाकी जनाब मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परमपिता परमेश्वर आपका हौसला बढ़ाए और आपके चैनल के द्वारा लोगों को न्याय मिले। और हमारी यही प्रार्थना कि परमात्मा आपका हौसला बढ़ाए और आपको मजबूत करे। और मुझे ये भी शक है कहीं कि ये लोग कहीं आपके ऊपर ही कोई ऐसा इल्जाम लगाकर आपको भी पकड़ने की या दबाने की कोशिश न करें। वो कर चुके हैं, वो प्रयास हो चुके हैं, अभी ये लोग अपने किए का फल भी पा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पुलिस विभाग को जिस कार्य के लिए बनाया गया था, क्या पुलिस विभाग अपने कार्य को सही से कर रहे हैं? बचपन से हम देख रहे हैं कि ये लोग अपनी पावरों का मिसयूज करते हैं और जिन लोगों ने जिन पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसरों ने अच्छा कार्य करने की कोशिश की उनको साइड लाइन लगा दिया गया। और इसमें राजनेता जो हैं, जो पहले सत्ता किया करते थे 2014 से पहले, वो भी कसूरवार हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि अब जबकि अफसरशाही जो है वो चरम पे है, ये लोग जो हैं वो अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये विभाग क्या अपना सही कार्य कर रही है? दूसरी बात ये कि ये पीएसए जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, पब्लिक के लिए है, क्या उसका उपयोग सही से हो रहा है या फिर दुरुपयोग हो रहा है, या फिर ये सिर्फ एक पुलिस ने अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को बचाने के लिए रख लिया है? पुलिस सेफ्टी एक्ट, पब्लिक से पुलिस सेफ्टी एक्ट इन्होंने बना लिया है। प्रेम सिंह जी की बात आपने सुनी, किस दर्द और पीड़ा से वो लोग गुजरे, क्या क्या यातनाएं उनको दी गई, डॉक्यूमेंट्स जो उनके पास कुछ रिकॉर्ड्स थे, कुछ सबूत थे जिसके बिहाफ पर ये लोग अंदर जा सकते थे, वो मिटाने का प्रयत्न हुआ। जेल परिसर के अंदर किस तरह का व्यवहार हुआ, मारने का प्रयास, इतना ज़्यादा पीड़ा देना, कि कहाँ का न्याय है? और ये लोग कर क्या रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? यहाँ इन्हें करना होता है, वहाँ ये लोग चुप्पी साध देते हैं, और यहाँ नहीं करना होता है वहाँ ये करते हैं। अब दायित्व ये सरकारों का है कि सरकारें ये निर्धारित करें कि ये विभाग रहेगा या फिर इसे खत्म करने की जरूरत है, एक नया विभाग बनाने की जरूरत है, या फिर इसके अंदर जितने भी नौकर हैं, नौकरशाह हैं, उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए और कुछ नई रिक्रूटमेंट की जाए, कुछ नई भर्ती की जाए और नए लोगों को कुर्सियों के ऊपर लाया जाए। और ये जो पुरानी मानसिकता, जो परंपरा इन लोगों ने बना रखी है कि पैसा छापो, पैसा खाओ, पब्लिक जाती है भाड़ में, कोई लेना देना नहीं है, तो वो परंपरा ये टूटेगी तब जब कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। जब ये लोग पूरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं, इनका कार्य पूरी तरह से एक्सपोज हो रहा है, तो फिर क्यों इस विभाग पर एक्शन नहीं? इसके अलावा एक और पीएसए इन्होंने गूड़ा सलाथिया के एक शख्स के ऊपर लगाया था, शालू के ऊपर जब पीएसए लगाया गया था तब भी वहां पर पब्लिक सपोर्ट कर रही थी और कह रही थी कि हमें इससे कोई खतरा नहीं है,
लेकिन उस समय भी ऐसा लगा कि कुछ पावरफुल लोग, उनके आगे पुलिस टोल का काम कर रही थी और कुछ प्रॉपर्टी का काम था, बिजनेस से रिलेटेड काम था, उसकी वजह से वो लोग परेशान थे और उन्होंने चालू को दबाने की कोशिश की थी। बाद में वो भी कोर्ट में जाके क्रैश हो गया और वहां पर पुलिस को प्रताड़ित किया गया, पूछा गया तो इनके पास जवाब तो होता नहीं है, लेकिन शर्म लाज तो इनको है नहीं, तो इसलिए एक्शन की जरूरत है, क्योंकि ऐसे तो ये लोग सुधरने वाले हैं नहीं। तो इसके लिए सरकार का ही दायित्व बनता है, अगर वो कोई एक्शन लेती है तो ठीक, नहीं लेती है तो फिर सरकारों के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठेगा, क्योंकि सरकारों के ही ढील के कारण ये लोग गलत कार्य करते हैं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।